नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप जानते हैं, इस टाइम आप वीडियो एग्ज़ाम की कर रहे हैं, पेपर लगा हुआ है, 26-27 में आपका पेपर है। हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं हैं। जो हमारी तरफ से हो सकता है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए जीएस और हिंदी का महत्वपूर्ण रिवीजन हमने एक बैच भी लॉन्च कर दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज उसमें हम लोग अभ्यास टेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट पेपर 6 है मित्रों। इससे पहले 6 तक का जो 5 तक का हो चुका है, हमें उम्मीद है आपने देख रखा होगा। जो लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जीएस का टेस्ट है या फिर जीके का टेस्ट है मित्रों। जीएस यानी जर्नल स्टडीज या फिर जर्नल नॉलेज का टेस्ट है। इसमें आर्ट एंड कल्चर भी आता है, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आता है, इसमें आपका हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, इकोनॉमी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, साइंस के सारों पोर्शंस आते हैं। इसमें आपका यूपी स्पेशल भी आ जाता है, और यूपी की परीक्षा है तो यूपी स्पेशल आए ही क्यों ना, सब कुछ आता है। एनवायरनमेंट भी आता है, आपका एग्रीकल्चर भी आता है, हर एक पॉइंट से आता है मित्रों। 20-25 मिनट की क्लास होती है, आराम से देख करके आप वो मार्कशीट उठा करके अपना गोला काला कर लेना। हम ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मित्रों, आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रत्येक क्लास की भांति देखेंगे। जीएस से जुड़े हुए होंगे। प्रश्नों की संख्या 101 से स्टार्ट होगी, 150 तक जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, नागा अर्जुन कौन थे? दिया गया एक जैन भिक्षु थे, एक यूनानी शासक थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे या फिर एक वैदिक ऋषि थे। मित्रों, नागा अर्जुन की बात होती है जिन्होंने शून्यवाद, कौन सा वाद? शून्यवाद के बारे में बताया। शून्यवाद का सिद्धांत दिया जिसे लोग सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं या फिर सापेक्षवाद कहते हैं मित्रों। तो ऐसा काम एक बौद्ध दार्शनिक किया है। सही जवाब बी के साथ लगाना। ये कनिष्क के समकालीन होते हैं। कनिष्क वही जो कुषाण के शासक होते हैं, ठीक है। कनिष्क के समकालीन है नागार्जुन। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, जैन धर्म में 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, वो दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान या फिर सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ या फिर सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण आपके त्रिरत्न है। मित्रों, जब आप जैन धर्म को देखेंगे तो यहाँ पे समयक दर्शन, समयक ज्ञान और समयक आचरण की बात होती है। जब समयक आचरण आए तो लास्ट में आचरण होना चाहिए, बीच में ज्ञान होना चाहिए, और आगे जो आपका दिया गया समयक दर्शन मतलब सही विश्वास। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चंस नहीं, तीसरे क्वेश्चंस पे यार। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? आपको सन दिया गया 1527, 1525, 1526, 1524। आप जानते हैं मित्रों, पानीपत की पहली लड़ाई होती है और इसी में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। तो 21 अप्रैल को वो लड़ता है, सन 1526 का होता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। इसी में बाबर तोपखाना वाना लेके आता है, बहुत तबाही मचाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। मित्रों, जो फ्री ग्रुप बना है उसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल रही हैं। अगला क्वेश्चंस 4 नंबर। पूछा गया, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? दिया गया गंगा, तुंगभद्रा, कावेरी और कृष्णा। विजयनगर राज्य जिसे हरिहर और बुक्का ने, आप जानते हैं कि 1336 के आसपास एस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो एक तुंगभद्रा नदी होती है जो कृष्णा की सहायक है, उसी के किनारे बसा है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आए। 5 नंबर क्वेश्चंस, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? दिया गया बहमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहमनी और चोल जो है मित्रों, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य था यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया,
शिक्षा के लिए उन्हें उत्साहित किया गया, शिक्षा देने का काम किया गया। इसके साथ उन्हें कुश्ती में भी, उसके साथ उन्हें नृत्य के लिए भी, ललित कलाओं के लिए भी जोड़ने का काम किया गया। तो हरिहर और बुक्का वाला विजयनगर साम्राज्य सही जवाब जाएगा बी के साथ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। हाँ, बी के साथ आंसर्स लगाओ, फिर 6 नंबर पे आते हैं। मित्रों, जो आपका प्रश्न संख्या 6 है, ये कह रहा है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई। नाम दिया गया लॉर्ड कैनिंग, कार्नवालिस, कर्जन और डलहौजी का नाम दिया गया है। आप जानते हैं भारत में सिविल शासन का जो जन्मदाता माना जाता है, सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है, वो जिसने कार्नवालिस संहिता प्रस्तुत की हो उसके द्वारा होगा। कार्नवालिस इसका नाम होगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। 1786 से 93 तक इसका शासनकाल रहता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का फादर कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड वेरीजरी, विलियम बेंटिक, कैनिंग और रिपन का नाम है। आप जानते हैं मित्रों, जो रिपन का काल होता है, रिपन का काल जो 1882 का होता है, इसी में इसका काम होता है। 1882 सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आपसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1956 में आता है, 10/5/15 यानी 15 अधिनियम 15 होता है। 1856 भी कहा जाता है इसे। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। ये पूछा गया मित्रों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम किसके द्वारा पारित करवाया गया। तो पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खूब ज्यादा प्रयास किया था, तब जाके 1855 में इनकी बात बनी और 56 में इसका क्या आया था, इसका आया था मित्रों आपका अधिनियम। कौन लाएगा? लॉर्ड कैनिंग लाएंगे। कौन लाएगा? कैनिंग लाएंगे। सही जवाब कैनिंग के साथ लगाओ। कैनिंग उस टाइम रहा तो सही जवाब कैनिंग बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? दिया गया 54, 66, 63 और 74। आपसे पूछा गया डायरेक्ट कौन सा आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है। मित्रों, अनुच्छेद का नाम 66। अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 के अंतर्गत आएगा। सी के साथ आंसर सहेज लो। 10 नंबर क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? दिया गया प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर भारत के महान्यायवादी। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का जो काम रहा है मित्रों, आप जानते हैं अनुच्छेद 72 कहता है। अनुच्छेद 72 कहता है कि द्रौपदी मुर्मू जी किसी को भी क्षमा दान दे दें, या फिर किसी का परिहाय हुआ हो उसको हटा दें, या किसी को मृत्युदंड हो गया हो उसको हटा दें, या फिर किसी को कोई भी मामले में दंडनादेश या फिर न्यायालय के द्वारा कुछ बड़ा टारगेट दे दिया गया हो तो उसे भी हटा सकती हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी क्या हैं? प्रधानमंत्री नहीं, भारत की राष्ट्रपति हैं। अभी आपने देखा कि नए संसद भवन के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए बहुत ज्यादा मामला हुआ, गहमा गहमी हुई, उसमें राष्ट्रपति जी का नाम खींचा जा रहा था। मित्रों, राष्ट्रपति जी हेड हैं, तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं, भारत की पहली नागरिक हैं इस टाइम राष्ट्रपति, चाहे इससे पहले आपके कोविंद जी रहे हों या फिर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सभी का काम अलग अलग होता है, आप जानते हैं। तो आप क्षमा देने का अधिकार किसको है? वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी चाहें तो किसी को भी क्षमादान दे सकती हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो या फिर कोई बीजेपी का नेता हो या फिर कोई अन्य। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 11 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया लोकसभा में सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? अगर निजी विधेयक लाना है 1 माह पहले बताओ, 5 माह पहले बताओ, 3 माह पहले बताओ या फिर 6 माह पहले बताओ। मित्रों, लोकसभा की बात हो रही है। अगर आपको निजी विधेयक लाना है तो न्यूनतम सीमा अवधि जो है 1 मंथ की है, आपकी 30 दिन की है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लोकसभा में मतदान करते समय
टाई की स्थिति में डाट के पास वोट डालने का अधिकार है। टाई मतलब मान लो 100 वोट थे और 100 वोट में 50 वोट एक को मिले, 50 को एक को मिले। अब आपको बताना है जीता कौन। तो प्रधानमंत्री वोट दे दें जीत जाएगा, राष्ट्रपति देंगे, स्पीकर देंगे या फिर उपराष्ट्रपति देंगे। लोकसभा की बात होती है मित्रों, लोकसभा का नंबर 1 सदस्य कौन होता है? आपके स्पीकर महोदय होते हैं, जैसे आज की डेट में ओम बिरला जी हैं। तो स्पीकर महोदय अगर दे दें वही विजयी हो जाएगा। सही जवाब आपका बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। फिर 13 नंबर पे आते हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? आपसे कहा गया माउंट कंचनजंगा नहीं है, माउंट नग टिम्बा नहीं है, माउंट मकालू नहीं है या फिर नंदा देवी का नाम महान हिमालय यानी हिमाद्री पर्वत से नहीं जुड़ा है। आप बता दो मित्रों किसका नाम नहीं जुड़ा है? तो माउंट कंचनजंगा आपको दिखाई दे जाएगा, मैकालू दिखाई दे जाएगा, माउंट नंदा देवी भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो नंदा देवी, मैकालू और क्या आपका दिखाई दे गया? कंचनजंगा। लेकिन माउंट नागटिम्बा का जो स्थान होता है मित्रों वो किसके साथ आता है? वो आपके हिमालय के लेशर वाले यानी लघु वाले हिमालय के साथ जुड़ा हुआ है। तो चाहे इसे लघु हिमालय कहो चाहे आप इसे लेशर हिमालय कहो, सही जवाब यही बनेगा। इसका संबंध महान हिमालय से नहीं है। सी के साथ आंसर्स। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? दिया गया धौलावीरा पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला या फिर शिवालिक पर्वतमाला। लघु हिमालय की बात हो रही है। अभी आपने देखा था कि लघु हिमालय में कौन आया था, आपके लघु हिमालय में कौन शामिल हुआ था? अभी आपने देखा कि जो लघु हिमालय था जिसे आप जो कह रहे हैं लेशर हिमालय, उसमें आपका नागटिम्बा आया था। अब लघु हिमालय में जो सबसे लंबी वाली होगी वो पीर पंजाल होगी। तो सही जवाब पीर पंजाल के साथ लगाना मित्रों। सही जवाब जो है पीर पंजाल लगा लो। फिर बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस पे। पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठारों का ढलान है, पठार है या फिर पर्वत जो है पहाड़ियां हैं। मित्रों पश्चिमी घाट आप जानते हैं कि एक सह्याद्री पर्वत होता है। सह्याद्री पर्वत की श्रेणी में पश्चिमी घाट आता है। तो सही जवाब आपका पर्वत बनेगा। क्या लगाओगे सही जवाब? मित्रों ए के साथ आंसर्स लगाओगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाओगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दिया गया आल्पस है, एंडीज है, हिमालय काराकोरम है या फिर तिब्बत है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं मित्रों कि सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है नाम होता है एंडीज। तो सही जवाब एंडीज के साथ लगाओ। उत्तर दक्षिण का जो इसका विस्तार है मित्रों ये 7200 किलोमीटर का है। सही जवाब एंडीज के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा गया माउंट किलिमंजारो डाट में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। दिया गया तंजानिया में है, इथोपिया में है, कीनिया में है या फिर घाना में है। माउंट किलिमंजारो की बात होती है मित्रों। पूर्वी से सीमा आप देखना तो उत्तर और पूर्व का सीमा, इसका जो उत्तर वाला भाग है और जो पूर्व वाला भाग है ये जो आता है 5895 मीटर आता है। और जो सही जवाब बनेगा तंजानिया में है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 18 नंबर आ गया। पूछा गया तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दिया गया चीन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिणी अफ्रीका में है या फिर भारत में है। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है मित्रों। आपका रेगिस्तान है 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में है। 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में है यानी किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियम देखने को मिलेगा। तनामी नाम होता है। सही जवाब इसी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख घटक हैं? दिया गया प्राथमिक उत्पाद, सेवा, ईंधन और बिजली या फिर निर्मित वस्तु। थोक मूल्य सूचकांक के घटक में कौन सही बैठता है? कोड के रूप में आंसर्स पूछा गया, आपको बताना है। तो प्राथमिक वस्तु आएगी, ईंधन आएगा, बिजली आएगा। प्राथमिक वस्तुओं में विनिर्मित उत्पाद भी आएगा लेकिन कहीं सेवा का प्रावधान नहीं है। तो 1, 2, 4 जहां ऑप्शन हो वही सही लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। 20 नंबर क्वेश्चन।
मित्रों 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। दिया गया आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, निगम कर। मित्रों आप जानते हैं भारत सरकार का अलग है, यानी केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर अलग हैं, आपके राज्य सरकार के अलग हैं। जो आपके प्रत्यक्ष कर हैं उसमें आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आता है। तो आयकर, संपत्ति कर और निगम कर इसका है। जो सेवा कर होता है मित्रों, जैसे सेवा कर हो गया, मूल्य वृद्धि कर हो गया, आयात कर हो गया, उत्पादन कर हो गया, आपका जीएसटी हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं। जो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं उसमें बिक्री कर होता है, उसमें राज्य उत्पादन कर होता है, उसमें मनोरंजन कर होता है। तो इनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। इसका सही जवाब लगाना सेवा कर के साथ। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। 21 नंबर क्वेश्चन पे आना। भारत में आय कर को कहा जा सकता है। दिया गया प्रत्यक्ष और समानुपाती, अप्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी और अप्रत्यक्ष और प्रगामी। मित्रों भारत में आयकर को क्या कह सकते हैं आप? आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहना सही जवाब बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चंस पे आए। 22 नंबर क्वेश्चंस यूपी स्पेशल का बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया। अलीगढ़ डाट के लिए प्रसिद्ध है। दिया गया मिठाइयों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, चूड़ियों के लिए या फिर तालों के लिए। मित्रों जो लोग जानते हैं वो अलीगढ़ का ताला जानते हैं। ताला बहुत फेमस होता है। यहाँ का ताला लगा दो फिर चाबी गुम हो जाए तो फिर तोड़ने में दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। मित्रों आप जानते हैं सही जवाब ताला के साथ बनेगा। अलीगढ़ का ताला हो गया, फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो गया। आप जानते हैं पीलीभीत में आपका खड़ाऊ बहुत अच्छा बनता है, जो पैरों में, जिसको भगवान भरत आप जानते हैं लेके आए थे रामचंद्र का खड़ाऊ। राम जी का खड़ाऊ जो है भरत जी लेके आए, फिर आराम से उसकी पूजा पाठ किए। वही खड़ाऊ जो नीचे धारण किया जाता है, ऋषि मुनि आज भी धारण करते हैं। मेरठ में आपका खेल का सामान खूब बढ़िया है। खुर्जा बुलंदशहर वाला चीनी मिट्टी का सिरेमिक सामान बहुत फेमस होता है। सहारनपुर में आप जानते हैं काष्ठ नक्काशी का काम बहुत अच्छा होता है। गोरखपुर में टेराकोटा का काम बहुत अच्छा होता है। आप ये सब तो जानते ही हैं। लखनऊ की चिकनकारी बहुत फेमस है। तो सही जवाब ताला लगाओ अलीगढ़ के लिए। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 23 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में डाट शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्पी के लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ। मित्रों बताओ पीतल का बर्तन कहाँ फेमस है? अरे पीतल का बर्तन पूछा गया ना, तो जो रामगंगा नदी के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? कहा जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद मित्रों पीतल के काम के लिए बहुत बढ़िया जाना जाता है। आप जानते हैं मुरादाबाद बहुत अच्छे उत्पादों के लिए जाना जाता है, इसीलिए प्यार से इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चंस कह रहा है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? दिया गया उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में वाराणसी या फिर उत्तर प्रदेश में खुर्जा। मित्रों पूछा गया धातु की कला और रंगीन तामचीनी के लिए कौन फेमस है? धातु की कला में खूब ज्यादा काम जहां पे पीतल पे होता है, जिसका नाम मुरादाबाद होता है, जो रामगंगा नदी के किनारे है, वही सही जवाब बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। आप जानते हैं वाराणसी में आपका क्या फेमस है? मित्रों डीजल इंजन के कारखाने पाए जाते हैं। वाराणसी की रेशमी साड़ियां बहुत फेमस होती हैं। अगले क्वेश्चंस पे आओ। आपका कौन सा क्वेश्चन? 25 नंबर आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थापित है? दिया गया प्रयागराज में, आगरा में, मथुरा में, कानपुर में। तेल की रिफाइनरी के लिए एकमात्र वाला केंद्र जहां पे भगवान लीलाधर का जन्म हुआ हो, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो। सही जवाब मथुरा बनेगा मित्रों। सही जवाब जो बनेगा मथुरा के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 26 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? दिया गया वाराणसी, बुलंदशहर, आजमगढ़, बाराबंकी। टीजीटी आर्ट वाले छापे क्वेश्चंस खूब छपा है, ये आया है। मित्रों काली मिट्टी का बर्तन कहाँ का फेमस है? जहां के सांसद आजकल निरहुआ है। निरहुआ कहाँ के सांसद हैं? आपके आजमगढ़ के हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। आप जानते हैं मुरादाबाद आपका मेटल क्राफ्ट वाला होता है। बनारस की रेशमी साड़ियां खूब फेमस होती हैं। गोरखपुर का टेराकोटा तो आप जानते हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है?
नाम दिया गया मुजफ्फरनगर, इटावा, शाहजहांपुर या फिर जेलेशर। मित्रों आपको बताना है ब्रासबेल के लिए कौन फेमस है। ब्रासबेल जिसे घुंघरू कहा जाता है, घुंघरू घट्टी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग घंटा कहते हैं, उसके लिए कौन फेमस है। आपका एटा वाला शहर फेमस है। एटा का एक स्थान जेलेसर है। जेलेसर बहुत फेमस है अपने घंटा के लिए, अपने घुंघरू के लिए, अपने ब्रासबेल के लिए। तो सही जवाब जो बनाओ वो डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। 28 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दिया गया अयूबगंज में है, जौनपुर में है, हैदरगढ़ में है या फिर फतेहपुर में है। अटाला मस्जिद पूछा गया। टीजीटी आर्ट वाले बिल्कुल छापे क्वेश्चंस, वो कई बार इसे लगा चुके हैं, वो जानते हैं कि अटाला मस्जिद कहां पर है। अरे जहां पर सरकी का शासनकाल रहा हो, हुसैन शाह सरकी काम किया हो। मित्रों कौन होगा सही जवाब। अरे सही जवाब आपका जौनपुर होगा। मित्रों सही जवाब आपका अटाला मस्जिद के लिए जौनपुर बनेगा। आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक इसकी नींव डालता है, इब्राहिम शाह सरकी इसका काम कंप्लीट कराता है 1408 में। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे आओ। कंप्यूटर का बहुत अच्छा क्वेश्चंस, कंप्यूटर का बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेखन या कि डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन टैब पे जाना होगा। लेआउट में, रेफरेंसेस में, डिजाइन में या फिर इंसर्ट में। मित्रों आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16, आप 2016 वाला प्रलेखन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको सामग्रियों की तालिका बनानी है। अगर आप तालिका बनाना चाहते हैं इंसर्ट के साथ मेन टैब में जाइए, सही जवाब डी के साथ लगाइए। अगले क्वेश्चंस पे आइए। 30 नंबर क्वेश्चंस। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है या फिर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है। मित्रों टीसीपी का जो पूरा नाम होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सही जवाब लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बड़े डाटा को छोटे छोटे डाटा के पैकेटों में जो कनेक्ट कर दे, विभाजित कर दे, वही काम टीसीपी का होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, आपसे पूछ रहा है स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हब का, ब्रज का, रिपीयर का या फिर राउटर का। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए मित्रों जो आता है उसको केंद्रीय हब के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सही जवाब जो है वो ए के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किट लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने के लिए या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसका नाम क्या होता है। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर प्रोग्राम काउंटर। मित्रों निर्देशित करने का काम कंट्रोल यूनिट करेगा, तो सही जवाब कंट्रोल यूनिट लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर सही जो। अगले क्वेश्चंस पे चलो। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है कि क्या है। आगे दिया गया कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है, कई लोग एक कंप्यूटर के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत से प्रोग्रामों का संचालन एक साथ किया जा सकता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सीपीयू के बीच काम को विभाजित कर सकता है। मित्रों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अर्थ है वो बहुत से प्रोग्राम एक साथ संचालित करे। सही जवाब वही बनेगा, सी के साथ आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ रहा होगा, कह रहा है मित्रों कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। गुरुत्वीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा। चाहे मित्रों नदी में जल बहा दो, चाहे वायु बहा दो, चाहे गतिज कार दिखा दो, चाहे लुढ़कता हुआ पत्थर दिखा दो, मित्रों चाहे हवाई जहाज को उड़ा दो, चाहे कहीं से ऊपर से पत्थर फेंक दो, ये सब के सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। 35 नंबर पे आओ। पूछा गया प्रकाश में पथ में एक एक डाट वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। पारदर्शी, प्रकाश में, परभासी या फिर अपारदर्शी। मित्रों प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आ जाने पे छाया का निर्माण होता है। वस्तु कैसा होगा, अगर वस्तु अपारदर्शी होगा, इसे खड़ा करो इधर से आ जाए तो इसका शैडो इधर बन जाएगा अगर सूर्य इधर है।
अगर ये पारदर्शी होगा तो दिखाइए नहीं देगा मित्रों, तो सही जवाब अपारदर्शी लगाओगे तब आपका छाया बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आए। 36 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया एप्सम का औद्योगिक नाम क्या होता है। दिया गया मैग्नीशियम सल्फेट, लेड ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, लेड पेरोक्साइड। एप्सम मित्रों जिसे इंग्लिश सॉल्ट कहा जाता है, कई जगह एप्सम सॉल्ट कहा जाता है, कई जगह मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 को इंग्लिश का सॉल्ट कहते हैं। MgSO4 इसका रासायनिक नाम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 37 नंबर क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। दिया गया क्लोरोफार्म, एथिल एल्कोहल, आयोडोफार्म या फिर ईथर। कौन सा ठोस है पूछा गया। आप जानते हैं कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, नाम क्लोरोफार्म होता है। क्लोरोफार्म क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सही जवाब ए के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर्स बना लो। CHCl3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया रक्त है अम्लीय, परिवर्तनीय, क्षारीय या फिर उदासीन। मित्रों आप जानते हैं पीएच स्केल जिसमें अगर 7 से क्या हो गया, अगर 7 से आपका अधिक हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, अच्छा तो वो क्षारीय कहलाएगा। अगर 7 से कम हो गया तो आपका अम्लीय कहलाएगा। आपसे पूछा गया रक्त का पीएच मान आप बताओ। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। तो जो ये होगा मित्रों कैसा होगा, रक्त आपका क्षारीय होगा क्योंकि 7 से ज़्यादा है इसलिए क्षारीय लगाना लाजमी है। बी के साथ आंसर सही जो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किसके दौरान होती है। दिया गया वाहिकाओं में रक्त संरचना के दौरान, दिया गया रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, दिया गया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान या फिर श्वसन के दौरान गैसों के आदान प्रदान के समय। अति निस्यंदन और पुनर्अवशोषण प्रक्रिया किसके दौरान होती है मित्रों। तो जब आप देखेंगे कि मल त्याग और मूत्र निर्माण का काम होगा तो ऐसा काम होगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 40 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया आपसे कि मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में या फिर मूत्र वाहिनी में। यूरिया पूछा गया मित्रों। यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अभिक्रिया होता है, फिर यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में ऐसा काम होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आए। अगला क्वेश्चंस 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है। न्यू दिल्ली, कारनाल, मथुरा और रोहतक का नाम दिया गया है। आपसे पूछा गया पहला भारत का पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। जुलाई 2022 में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ, NASC कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। 6 जुलाई की वो डेट थी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। मित्रों इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप भी इसका आयोजन करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 42 नंबर क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ। दिया गया हिंदी, मराठी, गुजराती, असमिया। मित्रों जो अग्रदूत समाचार पत्र होता है इसकी स्टार्टिंग 1955 में होती है, दैनिक समाचार होता है। मित्रों कनक सेन डेका जी ने इसे स्टार्ट किया था। कनक सेन डेका दी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। असम में स्टार्ट हुआ था जहां कामाख्या देवी का मंदिर बहुत फेमस है। तो भाषा क्या होगी, असम में है तो असमिया होगी। सही जवाब डी के साथ लगाना। द्विसाप्ताहिक है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। क्वेश्चन TGT आर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट था। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आपसे पूछा गया मित्रों कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। 130, 136, 135, 138। शांति सूचकांक की बात होती है। शांति के मामले में भारत कितना नंबर पे है, 135 नंबर पे है, 135 नंबर पे है। शीर्ष देश में सबसे बढ़िया शांति आइसलैंड में है, फिर न्यूजीलैंड में है, फिर आयरलैंड में है। शीर्ष देश 3 ये हैं। भारत शांति के मामले में
135 नंबर पे है, बी के साथ आंसर्स लगाओ। 44 नंबर क्वेश्चंस पे आओ। पूछा गया राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, रायपुर, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। आपको बताना है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है। जो सही जवाब होगा वो न्यू दिल्ली होगा। सही जवाब बी के साथ लगा लो। 44 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। पूछा गया जून 2022 किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन चलाई गई? वाराणसी दिल्ली, अयोध्या दिल्ली, कोयंबटूर साईनगर शिरडी या फिर भोपाल अमृतसर। मित्रों, भारत गौरव योजना ये पहली निजी ट्रेन होती है, कोयंबटूर और साईनगर शिरडी के बीच चलाई जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाना। साउथ रेलवे ने ऐसा कारनामा किया। सी के साथ आंसर सही। जो 46 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटीज का खिताब लगातार दूसरी बार जीता? दिया गया हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु। कौन सा है जो शहर जो विश्व में ट्री सिटी के रूप में लगातार दूसरी बार खिताब जीत चुका है? लगातार दूसरा खिताब जीतने का जो काम होगा हैदराबाद और मुंबई का होगा। सही जवाब क्या होगा? दो शहर हैं, हैदराबाद और मुंबई। सही जवाब चाहे ए लगाओ चाहे बी लगाओ, दोनों काम आपका बन रहा है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। अगर 2020 वाला पूछे मित्रों तो आपका हैदराबाद होता, केवल हैदराबाद। आपसे पूछा गया कौन सा 2022 में दोनों शहर जीत गए हैं, तो हैदराबाद मुंबई दोनों याद रखना। ए बी आंसर्स याद रखना। 47 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है जम्मू कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? झेलम, रावी, चिनाब, सतलज का नाम दिया गया है। मित्रों, रतले जल विद्युत परियोजना किश्तवाड़ जिले में है। कौन से जिले में है? किश्तवाड़ जिले में है। यहाँ पर आपका जो निकलेगा टोटल उत्पादन होगा मेगावाट का 850 मेगावाट का उत्पादन होगा। चिनाब नदी पर चल रहा है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चंस पे। 48 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीतेगा? राफेल नडाल, जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव या फिर निक कार्गेसियोस। आपको बताना है टेनिस का 2022 वाला पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? मित्रों, जब पुरुष का एकल खिताब पूछा जाए तो सर्बिया का नोवाक जोकोविच बहुत फेमस नाम है। सही जवाब सी के साथ लगाना। किसे हराए? ऑस्ट्रेलिया के निक कार्गोसियस को आपको हराया है मित्रों, इन्हीं को हराया है। अगर महिला का पूछा जाता कजाकिस्तान का एलेना रिबिकाना आपकी पहली बार जीतती हैं एशिया में पुरुष का नहीं महिला का एकल खिताब। तो आपको यहाँ पुरुष का पूछा गया, सी के साथ आंसर्स लगाना। अगर महिला पूछा जाता एलिना राबाकिया लगाना आंसर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 49 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब गया गया? दिया गया 2025, 2035, 2030 या फिर 2040। मित्रों, भारत में भूमि क्षरण को रोकने के लिए तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो क्या है? 2030 है। क्या है? 220 नहीं 230 है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वात्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? दिया गया सल्फर और नाइट्रस के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। मित्रों, सल्फर और डाइऑक्साइड जो सर्वात्रिक तापन होता है उसमें योगदान नहीं करता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर ओवरऑल बताना आपका ये अभ्यास टेस्ट पेपर कौन सा? 6 नंबर। कितने क्वेश्चन सही गए? 50 में कितना? हम उम्मीद करते हैं 30 आपने सही किया होगा, लेकिन अगर ईमानदारी से आपने मेहनत किया होगा तो 30 सही होगा। केवल सोचने से 30 नहीं सही होता है मित्रों। ठीक, मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।